आज हमारे देश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई है और वैक्सीन वाले राष्ट्रवाद के बाद, जिसे अंग्रेजी में आप वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं, इसके बाद आज लोगों का परिचय वैक्सीन वाली राजनीति से हो गया है, जिसे हम कह सकते हैं वैक्सीन पॉलिटिक्स, वैक्सीन पर होने वाली पॉलिटिक्स। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए आज यह कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बिहार के लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। निर्मला सीतारमण के इस बयान के बाद अब अलग अलग पार्टियां अपने वोटर्स से ऐसा ही वादा करने लगी हैं। यानी अब समय आ गया है जब आप वोट और वैक्सीन को जोड़कर देख सकते हैं। इसलिए वैक्सीन और वोट के इस रिश्ते के बारे में हम आज सबसे पहले बात करेंगे। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपने लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन दिए जाने का ऐलान कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा वादा करने वाले नेताओं और पार्टियों की लाइन लग जाए। वोटर्स को मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने के इस वादे ने आज देश में एक नई बहस छेड़ दी है। इसलिए आज हम सबसे पहले इसी रिश्ते का विश्लेषण करेंगे, वैक्सीन और वोट का रिश्ता। वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़ा मशहूर नारा दिया था और वो था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा सुपर हिट हुआ था। 49 वर्ष बीत गए लेकिन देश से गरीबी हटी नहीं और इस बीच 70 और 80 के दशक में एक और नारा आया जो था रोटी कपड़ा और मकान का नारा। यह भी आपको याद होगा, 70 के दशक में इस पर एक फिल्म भी बनी थी, रोटी कपड़ा और मकान। उस फिल्म का पोस्टर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। यह नारा बड़ा मशहूर हुआ था और इसी पर एक फिल्म भी बन गई थी। इसके बाद 90 के दशक में एक और नारा आया जो इस पूरे मामले को और आगे ले जाता था और वो था बिजली सड़क पानी। यहां हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राजनीति के अलग अलग दौर में नारे बदलते चले गए। गरीबी हटाओ का नारा आया, रोटी कपड़ा और मकान का नारा आया, फिर बिजली सड़क पानी का नारा आया। इसके बाद जो अगला दौर शुरू हुआ उसमें लोन माफी और मुफ्त में घरेलू सामान देने के चुनावी वादों की शुरुआत हुई और आज के दौर का नया चुनावी नारा है फ्री वैक्सीन। अब इस नारे से दो बातें साफ होती हैं। पहली तो यह कि अब लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीति में सबसे ऊपर आ गया है। आपने देखा होगा इससे पहले देश के अलग अलग नेता जो हैं वो आपको मुफ्त में खाने का वादा करते थे, लोन माफी का वादा करते थे। कोई मुफ्त में साइकिल बांट रहा था, कोई मुफ्त में लैपटॉप बांट रहा था, कोई मुफ्त में मिक्सी दे रहा था, कोई मुफ्त में कलर टीवी दे रहा था और कोई मुफ्त में साड़ियां बांट रहा था। ये सब आपने होते हुए देखा है। और कोई मुफ्त में चावल बांट रहा था। अब मुफ्त में ये सब नहीं, वैक्सीन बटेगी। कोरोना वायरस का इलाज अब मुफ्त में बटेगा और इसी के नाम पर आप सब लोग वोट देंगे। यह एक नए दौर की शुरुआत है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान और सड़क बिजली पानी आपका बुनियादी अधिकार है, उसी तरह खतरनाक वायरस के खिलाफ वैक्सीन हासिल करना भी आपका उतना ही बुनियादी अधिकार है। यह तो आपको वैसे भी मुफ्त में मिलनी ही चाहिए। लेकिन दशकों से पार्टियां आपके अपने अधिकार ही छीनकर चुनावी वादों की शक्ल में आपके ही अधिकारों को वापस आपको बेच रही हैं और अब भी यही हो रहा है। बिहार में इसी महीने की 28 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। यानी आज से 19 दिनों के बाद बिहार की जनता नेताओं से यह पूछना शुरू कर देगी कि उनके वादों का क्या हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी महामारी के खिलाफ वैक्सीन बनाना 10-20 दिनों या 10-20 महीनों की बात नहीं होती। इसमें वर्षों लग जाते हैं, कई बार तो कई दशक लग जाते हैं। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया, वैक्सीन को बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। लेकिन यह वैक्सीन मुफ्त में तो आपको तब मिलेगी जब यह वैक्सीन होगी। वैक्सीन है कहां जिसे आप मुफ्त में देंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। इसलिए पहले आप निर्मला सीतारमण द्वारा बिहार की जनता से किया गया यह वादा सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कोई वैक्सीन का आविष्कार करने में, उसे बनाने में, निर्माण करने में कितना समय लगता है। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला
संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। तो बीजेपी ने आज अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए, घोषणा पत्र के जरिए पूरे चुनावी गेम को बदलने की कोशिश की और हो सकता है कि बीजेपी बदल भी दे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आगे का सोचती है, भविष्य का सोचती है और बहुत जल्दी अपने अंदर बदलाव लेकर आती है। तो उन्होंने एक नया, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू चुनावी मुद्दा बिहार की जनता के सामने रख दिया और वो है फ्री वैक्सीन का मुद्दा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये हमारे देश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए कि यह वैक्सीन है कहां जिसे फ्री में दिया जाएगा और किसी वैक्सीन को लाने में कितना समय लगता है। किसी भी बड़ी बीमारी की वैक्सीन के रिसर्च, उसके ट्रायल और उसे आम लोगों तक पहुंचाने में औसतन 10 वर्ष तक का समय लग सकता है। 10 साल ये औसत समय माना जाता है और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि इतिहास इस बात का गवाह है। उदाहरण आपको कुछ देते हैं। उदाहरण के लिए, पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 वर्ष का समय लगा था। पोलियो आप जानते हैं कितनी खतरनाक बीमारी थी, 47 साल लगे। चिकन पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाने में 42 वर्ष लगे और इबोला की वैक्सीन तैयार करने में 43 वर्ष लग गए थे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार होने में 13 वर्ष का समय लगा था। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं जो आपको देना चाहता हूं वो है HIV एड्स की महामारी का उदाहरण, जिसका पहला संक्रमण का मामला वर्ष 1959 में आया था, लेकिन आज 61 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका इलाज नहीं आया है। भारत में तो नेता आज लोगों के स्वास्थ्य और वैक्सीन को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इसकी शुरुआत 80 के दशक में ही हो गई थी। वर्ष 1987 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एड्स को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बताया था 1987 में, और अपने देश के लोगों से तब यह वादा किया था कि एड्स के खिलाफ वैक्सीन जल्द ही बना ली जाएगी। लेकिन रोनाल्ड रेगन के उस वादे को आज 33 साल बीत चुके हैं, फिर भी इस बीमारी की वैक्सीन आज तक नहीं आई है, जबकि इससे अब तक 77 लाख लोग मर चुके हैं। आज आप रोनाल्ड रेगन का 33 साल पुराना यह बयान सुनिए और फिर इसे आप कंपेयर कीजिए ट्रंप के बयान से, पुतिन के बयान से, दुनिया के और बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेताओं के बयान से, जो लगातार हर रोज वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम पर टीवी पर आकर कहते हैं कि बस वैक्सीन यूं आई, बस 1 दिन में आई, 2 दिन में आई, 1 महीने में आई, 6 महीने में आई, बस आने ही वाली है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि सारी बहस के बावजूद आपके स्वास्थ्य का मुद्दा अब राजनीतिक एजेंडा में सबसे ऊपर आ गया है। आपको याद होगा, यह आज की बात नहीं है, जी न्यूज पर हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि जनता का स्वास्थ्य नेताओं की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। हम हमेशा से ये मुद्दा उठाते आए हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जब देश के लोगों का स्वास्थ्य चुनावी घोषणाओं में सबसे ऊपर होगा। और हमें आज इस बात की खुशी है कि कैसे भी सही, आखिरकार आज ऐसा हो रहा है। आज के दौर में आपका स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी सबसे बड़ा पासपोर्ट है। आपका भविष्य, आपकी नौकरियां, आपके लोन, आपका मकान, आप कुछ भी करने वाले हैं, आपका बिजनेस, अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फिट हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी कितनी है। और जो नेता आपको स्वास्थ्य का ये पासपोर्ट दे पाएंगे, वही जीत का टिकट भी हासिल कर पाएंगे। आपको याद होगा, कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में भी हमने कहा था कि अब कोरोना वायरस के बाद पूरी की पूरी राजनीति बदल जाएगी। आप कैसे नौकरियां पाएंगे, आपकी नौकरियां कैसे जाएंगी, आपको बिजनेस कैसे मिलेगा, आप विदेशों में यात्रा कैसे कर पाएंगे, आपको पासपोर्ट कैसे मिलेगा, हर चीज आगे बदलने वाली है। और हर चीज इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका शरीर कितना फिट है और आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की कितनी ताकत है। वर्क फ्रॉम होम होने लगेगा, इसी तरह राजनीति का जो एजेंडा है वो भी बदल जाएगा। इसलिए आज हम एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं और उस दौर में आपका स्वास्थ्य किसी भी पार्टी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसलिए आपको इस बात का एक तरीके से स्वागत तो करना ही चाहिए, लेकिन इस बात का एहसास भी आपको करना चाहिए कि अब नेता आपको एक और दूसरे जोन में ले जाने की कोशिश करेंगे और फ्री वैक्सीन के नाम पर आपका वोट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेता वही चलेगा जो पूरे देश के लोगों को अब स्वस्थ रख पाएगा, जिसके पास सबसे अच्छी हेल्थ स्कीम्स होंगी। इसलिए ये आपके भी जागरूक होने का समय अब आ गया है।
आप सोचिए, यह भी कितना बड़ा बदलाव है कि बिहार में कुछ वर्ष पहले तक लोग कहते थे कि सिर्फ जाति पाति के नाम पर ही वहां पर वोट पड़ते हैं और जातियों के आधार पर ही सारे चुनावी समीकरण बैठाए जाते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि इस बार जातिवाद खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। इस बार भी जातिवाद जरूर होगा, टिकटें भी जातिवाद के आधार पर ही दी जाएंगी, सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव जातियों के बीच में यह आ गया है कि अब वैक्सीन की बात हो रही है, अब आपके स्वास्थ्य की बात हो रही है और आपको इस पूरे मुद्दे को आगे ले जाना है। हो सकता है भविष्य में स्वास्थ्य की बात होगी, भविष्य में प्रदूषण की भी बात होगी और भविष्य में शिक्षा की भी बात होने लगेगी और पूरा की पूरा जो एजेंडा है हमारे देश की राजनीति का वो बदल जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसके बारे में 70 साल से आपको गलत जानकारियां दी गई हैं। आज अगर हम आपसे ये पूछें कि आज़ादी के बाद से भारत ने अब तक कितने युद्ध लड़े हैं, तो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हमने चीन के साथ 1962, पाकिस्तान के साथ 1965, फिर 1971 और फिर पाकिस्तान के साथ 1999 का कारगिल युद्ध लड़ा है। यही युद्ध हमने लड़े हैं। लेकिन सच यह है कि भारत ने अपना पहला युद्ध आज़ादी के सिर्फ 2 महीनों के बाद ही लड़ा था। वर्ष 1947 में आज ही के दिन ये इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और इस युद्ध ने भारत के भविष्य को, जम्मू कश्मीर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस युद्ध को वो स्थान कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। भारत के दरबारी इतिहासकारों ने इसे युद्ध तक मानने से इनकार कर दिया और इसका फायदा सीधे सीधे पाकिस्तान ने उठाया। इसलिए आज हम आजाद भारत के पहले युद्ध का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि किस सोची समझी साजिश के तहत इतने बड़े युद्ध को सिर्फ कबायलियों का हमला बताकर पाकिस्तान ने दुनिया को बेवकूफ बनाया, जबकि ये बाकायदा एक पूरी योजना के साथ किया गया युद्ध था। ये बात 15 अगस्त 1947 की है। ये वो तारीख है जिस दिन भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन इस आजादी की कीमत भारत ने अपने बंटवारे के साथ चुकाई। भारत के 2 टुकड़े होने के बाद बहुसंख्यक मुसलमानों को उनका देश पाकिस्तान मिल चुका था और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के साथ दुनिया के सामने आया था। भारत की धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण था उस समय का जम्मू और कश्मीर, जिसकी बहुसंख्यक आबादी इस्लाम को मानने वाली थी, जबकि कश्मीर के राजा हरि सिंह एक हिंदू थे। लेकिन पाकिस्तान को भारत की यह धर्मनिरपेक्षता रास नहीं आई और वो हर कीमत पर कश्मीर को हासिल करना चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत के तत्कालीन नेता आजादी का जश्न मनाने में व्यस्त थे, उस समय पाकिस्तान की सेना कश्मीर पर कब्जे की एक नई योजना बना रही थी। पाकिस्तान ने इस योजना पर पहली बार अमल 73 साल पहले आज के दिन किया था। 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान से आए हजारों कबायलियों ने उस समय कश्मीर पर हमला बोल दिया था और राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स को हराकर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। यह मुजफ्फराबाद ही आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की राजधानी है। 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन भारत के इतिहास में एक ब्लैक डे यानी काला दिन साबित हुआ, क्योंकि इसके कुछ दिनों के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो भारत कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था और जिसका आकार था करीब 91,000 वर्ग किलोमीटर। इसलिए आज आप फिर से इसे नोट कर लीजिए, 1947 में ही भारत ने 91,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन खो दी थी कश्मीर की, पाकिस्तान के हाथों इस जमीन को गंवा दिया था। लेकिन इस 91,000 वर्ग किलोमीटर की बात उसके बाद देश में किसी ने नहीं की, यहां तक कि आपको इसके बारे में कभी बताया भी नहीं गया। 91,000 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ी जमीन होती है, एक देश के बराबर है। ये हंगरी, पुर्तगाल और जॉर्डन जैसे देशों के आकार के बराबर है। इसी हिस्से को आज भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहकर बुलाता है, जबकि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरा इलाका हमारा है, यह पूरा इलाका भारत का है, जिसे पाकिस्तान ने 1947 में हमसे छीन लिया था। लेकिन इस नाकामयाबी को स्वीकार करने के लिए हमारे देश की सरकार उस समय तैयार नहीं हुई। हमारे देश के पत्रकारों ने कभी आपको बताया नहीं, हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने इसे चुपचाप दबा दिया।
लेकिन भारत के ज्यादातर दरबारी इतिहासकारों ने 22 अक्टूबर को कभी भी ब्लैक डे का नाम नहीं दिया और इस युद्ध को धीरे धीरे जानबूझकर देश के लोगों की याददाश्त से मिटा दिया गया। इसके बारे में आपको कभी इतिहास में पढ़ाया भी नहीं गया, जबकि जिस पाकिस्तान ने यह युद्ध भारत पर उस समय थोपा था उसने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान आज भी 26 और 27 अक्टूबर को ब्लैक डे के रूप में मनाता है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और जम्मू कश्मीर भारत का हो गया था। और इसके अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को भारत ने कश्मीर को कबायलियों से आजाद कराने के लिए अपनी सेना को कश्मीर में उतार दिया था। पाकिस्तान कहता है कि उसने कभी कश्मीर पर हमला नहीं किया और कबायलियों के हमले में उसका कोई रोल नहीं था। भारत में पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले भी बार बार यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस हमले में पाकिस्तान की सेना शामिल नहीं थी। बस फर्क इतना है, आज पाकिस्तान वही काम आतंकवादियों से करवाता है और पाकिस्तान की सेना कहती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, आतंकवादी खुद कर रहे हैं। उस जमाने में यही काम कबायलियों से करवाया और पाकिस्तान की सेना कहती थी इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। आज सबूतों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इस हमले में न सिर्फ पाकिस्तान की सेना पूरी तरह शामिल थी, बल्कि इस हमले को अंजाम ही पाकिस्तान की सेना के नेतृत्व में दिया गया था। आप सोचिए, अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ यह युद्ध दिसंबर 1948 तक चला था। यह आजाद भारत का अब तक का सबसे लंबा युद्ध है, जिसे आपको कभी युद्ध के तौर पर बताया ही नहीं गया, बल्कि यह सबसे लंबा युद्ध है जो 1 वर्ष और 2 महीने और 2 हफ्तों तक चला था। 1 साल 2 महीने 2 हफ्तों तक यह युद्ध चला, लेकिन हमारे देश के लोगों को इसकी खबर तक नहीं। फिर भी इस सबसे लंबे युद्ध को युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया गया। वर्ष 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध सिर्फ 1 महीने तक चला था। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध की अवधि 17 दिन थी। फिर 1971 का युद्ध 13 दिनों तक लड़ा गया था और 99 का कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चला था। लेकिन जो युद्ध भारत 14 महीनों तक लड़ता रहा, उसकी बात कोई नहीं करता। वो भी तब जब ये मानव इतिहास के सबसे विभत्स युद्धों में से एक था। पाकिस्तान की सेना के इशारे पर जिन कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया था, उनका नारा इतना दिल दहला देने वाला था कि अगर आज भी आप इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कबायली हमला करते समय ये नारा लगाते थे। क्या नारा था, आप सुनिए। सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जर, ये नारा था। यानी पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों को हुक्म दिया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में जैसे ही कोई सिख दिखाई दे तो उसका सिख दिखाई दे तो उसका सिर काट दिया जाए, जैसे ही मुसलमान दिखाई दे उसका घर जला दिया जाए और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। इस हमले से पहले कश्मीर का नक्शा कैसा दिखाई देता था और इस हमले के बाद कश्मीर का नक्शा कैसा हो गया, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हम आपको आज दिखाएंगे, उससे पहले आज ये तस्वीरें आप देखिए। ये कश्मीर का नक्शा है जो 1947 में इस हमले से पहले था और फिर इस हमले के बाद पाकिस्तान ने 91,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इस कश्मीर का हड़प लिया और जो हरे रंग से आप देख रहे हैं, ये वो कश्मीर है जो पाकिस्तान के कब्जे में है और पीले रंग से जो आप देख रहे हैं, ये वो कश्मीर है जो अब भारत के साथ बचा है। यानी आधा कश्मीर लगभग पाकिस्तान हमसे ले गया। अगर ये युद्ध हमने जीत लिया होता पूरी तरीके से, या ये युद्ध ना हुआ होता, तो ये पूरा की पूरा इलाका आज भारत का इलाका होता। और ये जो मुजफ्फराबाद आप देख रहे हैं नक्शे पर, ये मुजफ्फराबाद आज भारत में होता। आप में से बहुत सारे लोग आज मुजफ्फराबाद छुट्टियां मनाने जा रहे होते। बहुत सारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग मुजफ्फराबाद में हो रही होती। अभी तो आप श्रीनगर से आगे जा नहीं पाते। अब जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आप देखेंगे वो वर्ष 1947 के इसी युद्ध के दौरान की हैं और तस्वीरें देखकर ही आप समझ जाएंगे कि उस समय कश्मीर में क्या हालात थे। इस पूरे हमले की साजिश भारत के बंटवारे के साथ रच ली गई थी, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर पहली बार अंजाम दिया 22 अक्टूबर 1947 को। इस दिन पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के एक कमांडर खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में हजारों कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया।
इस हमले की योजना भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार की थी और हथियार भी पाकिस्तान की सेना ने ही मुहैया कराए थे। उस समय पाकिस्तान की सेना के ज्यादातर सीनियर अफसर ब्रिटिश थे, इसलिए हमले की योजना को उनसे भी छिपाकर रखा गया था। पाकिस्तान ने अपनी साजिश को जो नाम दिया वो था ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग कैसे पाकिस्तान की सेना के दिमाग की उपज था और कैसे पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों की आड़ में आज़ाद भारत के खिलाफ ये पहला युद्ध छेड़ा था, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान की सेना के एक पूर्व अफसर ने अपनी एक किताब में किया है। हमने इस पूरी पुस्तक को पढ़ा है और इससे जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। इस किताब का नाम है रेडर्स इन कश्मीर और इसके लेखक हैं मेजर जनरल अकबर खान। मेजर जनरल अकबर खान 1947 में पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर के पद पर थे और वो पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी थे। अकबर खान को उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी थी और उन्हें यह पता था कि राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स में सिर्फ 9,000 जवान हैं और उनमें से भी 2,000 मुसलमान हैं। पाकिस्तान को यह गलतफहमी थी कि हरि सिंह की स्टेट फोर्स में शामिल ये मुस्लिम जवान भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान की ऐसी ही गलतफहमियों ने उसकी सेना के अफसरों को अति उत्साह से भर दिया था। मेजर जनरल अकबर खान की किताब रेडर्स इन कश्मीर के दूसरे चैप्टर का नाम है द रीजन वाई। इसके पहले ही पन्ने पर वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए क्यों भेजा था। इस किताब में लिखा है कि उस समय भारत का आकार 46 लाख वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 568 रियासतें थीं और जहां 40 करोड़ लोग रहते थे। इन रियासतों को यह तय करना था कि वो भारत के साथ रहना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं या फिर आज़ाद रहना चाहती हैं। इनमें जम्मू कश्मीर दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। ये एक ऐसी रियासत थी जो भौगोलिक रूप से न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति उस समय ऐसी थी कि उत्तर में कश्मीर और उस समय के सोवियत संघ के बीच सिर्फ अफगानिस्तान था और इसकी सीमाएं कश्मीर से भी लगती थी। जब से ब्रिटेन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया तभी से पाकिस्तानियों को यह लगता था कि कश्मीर तो उनके साथ ही जाएगा, कश्मीर का विलय पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मान भी लिया था और अकबर खान तो यहां तक लिखते हैं कि पाकिस्तान की स्पेलिंग में जो के है उसका मतलब ही कश्मीर है। मेजर जनरल अकबर खान आगे लिखते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांटा जा रहा था, इसलिए किसी को इसमें कोई शक भी नहीं था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही जाएगा। उस समय कश्मीर की 75% आबादी मुसलमान थी और उस समय आकार में 2,18,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा जम्मू कश्मीर सड़क, रेल या नदियों के रास्ते भारत से जुड़ा हुआ भी नहीं था और भारत और कश्मीर के कोई आर्थिक संबंध भी उस समय नहीं थे। और कश्मीर के बारे में यही बातें पाकिस्तान की गलतफहमियों का आधार बन गईं और पाकिस्तान आज़ादी के साथ ही कश्मीर को हासिल करने के सपने देखने लगा। उस किताब के कुछ हिस्से आज मेरे पास हैं और इस पूरी की पूरी किताब में क्या लिखा हुआ है ये सब अगर मैं आपको बताना चाहूं पढ़कर तो मैं बता सकता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है, इनफैक्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान हैड इंक्लूडेड इट एज एन इंटीग्रल पार्ट, द लेटर के इन द नेम पाकिस्तान स्टैंडिंग फॉर कश्मीर. The subcontinent was to be divided on the basis of Muslim majority area for Pakistan and a non-Muslim majority area for India. Kashmir had to be in Pakistan because 3/4 of its 4 million inhabitants were Muslims and its territory of 84,500 square miles had no effective road, river or rail links nor direct economic ties with India. अकबर खान इस किताब में यह भी लिखते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भौगोलिक रूप से कश्मीर के पास पाकिस्तान के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना का यह भी मानना था कि यह कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान को लेकर बहुत उत्साह था, इसलिए शेख अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम नेता विभाजन और कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के खिलाफ थे। उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता।
यानी जिन्ना कश्मीर को लेकर अपनी ही गलतफहमियों के नशे में चूर थे और इसी नशे में उनके देश की सेना कश्मीर पर हमले की योजना बना रही थी। आज इस बारे में हमने रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह से बात की। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह वर्ष 1947 में ट्रेनी लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स में काम करते थे। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह ने हमें बताया कि बंटवारे के बावजूद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति थी, लेकिन उस समय की कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें ये चाहती थी कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाए, क्योंकि उस समय अविभाजित कश्मीर की सीमाएं सोवियत संघ से मिलती थीं और ये विदेशी ताकतें सोवियत संघ से युद्ध की स्थिति में अपनी भौगोलिक स्थिति को मजबूत रखना चाहती थी और इन्हीं की शय पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमले की ये पूरी योजना बनाई थी। 15 अगस्त तक सब ठीक था। 6-7 सितंबर के बाद कुछ हमले शुरू किए और अक्टूबर में बहुत तेज़ कर दिए, इसलिए कि उनके मन में एक प्लान बनाई थी। वो अंग्रेज़ों ने प्लान उनको बना के दी थी कि जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान के साथ नहीं विलय करती 15 अगस्त तक, तो उसके बाद हम ज़बरदस्ती रियासत के ऊपर हमला करवा के पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, क्योंकि उनका ये वायदा था। और उनको वैसे पाकिस्तान के लिए नहीं चाहिए था, ये उनको अपने लिए तीसरी जंग की तैयारी कर रहे थे वो रशिया के साथ। और हमारी रियासत रशिया के साथ मिलती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट रियासत है वर्ल्ड में स्ट्रेटजिकली। गिलगित बल्तिस्तान खास एरिया और सारा सिल्क रूट कवर करती है। यानी यह संभव है कि वर्ष 1947 में कश्मीर पर हुआ हमला एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे फायदे थे। कश्मीर पाकिस्तान के लिए सिर्फ पसंद नहीं बल्कि जरूरत था, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर था कि अगर भारत की सेना कश्मीर तक आ गई तो वहां से पाकिस्तान पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करना इसके बाद आसान नहीं होगा। इस बात का जिक्र भी जनरल अकबर खान ने अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में किया है। अकबर खान अपनी इस किताब में बताते हैं कि कश्मीर पर हमले से कुछ समय पहले उनकी मुलाकात मुस्लिम लीग के एक नेता से हुई थी, जिसका नाम था मियां इफ्तिखारुद्दीन। इस नेता ने अकबर खान से कहा कि वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए एक प्लान बनाएं, जिसे लाहौर में बैठे पाकिस्तानी नेताओं को दिखाया जा सके और उस पर मुहर लगवाई जा सके। लेकिन इस योजना को बनाते हुए इस बात का खास ध्यान रखा जाना था कि इसमें पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात किसी को पता ना चले, ये गुप्त रहे। अकबर खान, जो उस समय पाकिस्तानी सेना में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट थे, उन्हें कबायलियों के लिए हथियार जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अकबर खान खुद अपनी किताब में यह लिख रहे हैं कि उस समय पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को 4000 मिलिट्री राइफल्स दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को इन राइफल्स की जरूरत नहीं है, इसलिए इन राइफल्स को कबायलियों को सौंपने का फैसला किया गया। अकबर खान अपनी योजना को लेकर बहुत उत्साह में थे। उन्होंने इसका जिक्र पाकिस्तानी सरकार के कई अधिकारियों से किया और अकबर खान ने इन अधिकारियों को जम्मू कश्मीर के कठुआ रोड और श्रीनगर पर कब्जे की अहमियत समझाई। इसके बाद इन अधिकारियों ने अकबर खान की मीटिंग पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ फिक्स की। जब अकबर खान ने लियाकत अली खान को इस योजना के बारे में बताया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि इसके लिए आपको पैसा मिल जाएगा, यानी इस पूरी योजना के लिए पाकिस्तान पैसा लगाएगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को कबायलियों ने उस समय के अविभाजित कश्मीर के डोमेल पर पहला हमला किया। 23 तारीख को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर भी कब्जा कर लिया। 25 तारीख तक कबायली उरी पर कब्जा कर चुके थे और इन आक्रमणकारियों का अगला निशाना बारामूला था, जहां 26 तारीख को धावा बोला गया और कब्जा कर लिया गया। 26 अक्टूबर की तारीख भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, इसलिए यह कहानी सुनते हुए इस तारीख को आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। बारामूला से श्रीनगर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सेना और कबायलियों का अगला निशाना श्रीनगर ही था। लेकिन इस बीच कबायलियों ने बारामूला में जो अत्याचार किया उसके बारे में भी आज आपको जान लेना चाहिए। अकबर खान ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय बारामूला की आबादी सिर्फ 14,000 थी, जिसमें से सिर्फ 3,000 लोग ही जिंदा बचे थे।
14,000 में से सिर्फ 3,000 लोग जिंदा बचे, 11,000 मार दिए गए। बारामूला उस समय बहुत समृद्ध हुआ करता था, जहां बड़ी संख्या में स्कूल थे, बाजार थे, दुकानें हुआ करती थी और आर्थिक रूप से भी बारामूला कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन कबायलियों ने यहां के लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। बारामूला के एक मशहूर चर्च जिसका नाम है सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च, उसमें आग लगा दी गई। इस चर्च की लाइब्रेरी को जला दिया गया और चर्च की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। कई महिलाओं का कत्ल कर दिया गया। इस समय उसी चर्च की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। उस समय के भारत के अखबारों में भी कबायलियों के इन अत्याचारों की खबरें प्रकाशित हुई थी और उस समय के कुछ अखबारों की कटिंग्स आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तब मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया था। आप देख लीजिए मीडिया में क्या क्या छपा था। लेकिन उस समय के अखबार में भी इन्हें रेडर्स ही बताया गया था, जबकि इन रेडर्स के पीछे हाथ था पाकिस्तान की सेना का और पाकिस्तान की सरकार का। कबायलियों ने बारामूला में लूटमार शुरू कर दी, लेकिन बारामूला ही पाकिस्तान की सेना और कबायलियों के गले की सबसे बड़ी हड्डी भी बन गया, क्योंकि कबायली बारामूला को लूटने और वहां लोगों का कत्ल करने में इतने व्यस्त हो गए कि इसी में उन्होंने 2 दिन निकाल दिए। ये सब 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को हो रहा था। कबायलियों को श्रीनगर की तरफ बढ़ना था, लेकिन वो बारामूला में ही अटक कर रह गए। उन्होंने लूटे हुए सामान और अगवा की गई महिलाओं को पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी दिन पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को कथित आजाद कश्मीर की राजधानी घोषित कर दिया। लेकिन इसके अगले ही दिन 27 तारीख को भारत की सेनाएं सुबह सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने लगीं और यहीं से कश्मीर पर कब्जे का पाकिस्तान का प्लान धाराशाही होने लगा। पाकिस्तान के इशारे पर कबायली कैसे कश्मीर में खून खराबा कर रहे थे और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, इस बारे में हमने जम्मू कश्मीर के इतिहासकार रमेश तेमरी से बात की और उन्होंने जो बताया वो आज आपको गम और गुस्से से भर देगा। आप सुनिए। पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर थे उनका ऑर्डर था इनको कि हिंदुओं को पूरा यू सर्च फॉर, आप हिंदुओं को ढूंढे और उनको जहाँ भी इनको हिंदू मिलता था तो वहाँ इनको ये लाइन अप कर लेते थे और इनको मार देते थे। तो फिर इन्होंने जो लेडीज़ वगैरह भी थी तो लेडीज़ को इन्होंने सब इकट्ठा करके तो इनको पब्लिक स्ट्रीट्स पे भी इन्होंने रेप करना शुरू कर दिया पूरे पब्लिक व्यू की ओर से। और बहुत सी लेडीज़ को इन्होंने ट्रकों में भर लिया और इनको ले लिया। तो कुछ लेडीज़ जो निकल गई तो उन्होंने किशनगंगा में जंप कर लिया और कुछ लेडीज़ ने पॉइजन वगैरह भी खा लिया। तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसमें 60 पेशेंट थे। 60 पेशेंट से एक कमरे में इन्होंने बंद किए और इन्होंने उनको मार दिया। जो वहाँ का सेंट्रल जेल था, इन्होंने जो हिंदू प्रिजनर थे वहाँ उनको अलग करके उनको मार दिया। तीसरे दिन इन्होंने जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन नॉन मुस्लिम्स मुजफ्फराबाद के थे तो उन्होंने इनको किशनगंगा पे लेके मार दिया। तो इसके बाद फिर ये आगे निकलना शुरू हो गए उड़ी की ओर। आज हम आपको कश्मीर की वो कहानी बता रहे हैं जो ना तो आपको इतिहास में पढ़ाई गई, बताई गई, ना ही भारत के पत्रकारों ने आपको बताया, ना ही भारत के नेताओं ने कभी आपको बताया। और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कश्मीर पर हालांकि हमला पाकिस्तान ने किया था, तो फिर ये पूरी कहानी पलट कैसे गई और कैसे पाकिस्तान के बहकावे में दुनिया के कई देश और कई नेता कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानने लगे और स्थिति ऐसी कर दी कि भारत 70 साल से कश्मीर के बारे में सफाइयां देता चला आ रहा है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था और इसमें कश्मीर को जानबूझकर विवाद का विषय बनाया गया। कश्मीर विवाद भारत के लिए एक ऐसा जख्म बन गया जो आज तक कभी भरा नहीं। इस देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए और सभी ने भारत का बहुत नुकसान किया, लेकिन अंग्रेज जो करके गए उसे भारत की आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। इसलिए आज हमने आपको कश्मीर की वो अनकही कहानी सुनाई है जिसे पूरी दुनिया से लगभग छिपा कर रखा गया है। 27 अक्टूबर 1947 के बाद से कबायली तो कश्मीर से पीछे हटने लगे, लेकिन 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैले कश्मीर का लगभग आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास जा चुका था। यानी
भारत ने आधा कश्मीर गंवा दिया था और बाद में पाकिस्तान ने इसके कुछ हिस्सों को चीन को दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कबायलियों को पीछे धकेलने के बाद भी भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल करने में नाकाम क्यों रहा? उस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। हम चाहते तो कबायलियों को बहुत पीछे धकेल सकते थे। हम चाहते तो मुजफ्फराबाद तक पहुंच जाते और पूरे के पूरे मुजफ्फराबाद और उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेते। तो फिर लिया क्यों नहीं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस पूरे विवाद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में खुद ही लेकर चले गए और यहीं से यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद में तब्दील हो गया। पाकिस्तान ने कैसे आजाद भारत के खिलाफ 1947 में पहला युद्ध छेड़ा और कैसे भारत ने अपने ही इतिहास के पन्नों में इसे युद्ध का दर्जा नहीं दिया, इसे कोई स्थान नहीं दिया, इस पर आज हमने पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतह और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी MM खजूरिया से बात की और इन जानकारों ने इस बारे में क्या बताया, आज पूरे देश को, पूरे भारत को सुनना चाहिए। पाकिस्तान की फौज ने सिविलियन यूनिफॉर्म पहन के और कबायली इलाकों से जो आज तालिबान कहलाते हैं उन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करा के स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पर हमला कराया और उसके अंदर लूटमार की, बेतहाशा कत्ल गारत की, लेकिन बिलाखिर श्रीनगर तक नहीं पहुंच सके और वो आज तक उनको वो जो उम्मीद थी कि हम जाके कब्जा कर लेंगे वो उसका फेलियर। वो उसके बाद आप देखिए 1965 में फिर से इन्होंने ट्राई किया, कारगिल की वॉर में भी ट्राई किया। तो पाकिस्तान का अब जाके जो मौक़िफ़ है, जो उनकी पोजीशन है, वो खुद उन्होंने निगेट कर दी है जब उन्होंने वो जो इलाका गिलगित बल्तिस्तान का है उसको पाकिस्तान का 5वां सूबा बना रहे हैं। तो जब ये तय हो गया कि ये हिस्सा डिस्प्यूटेड नहीं है जो पाकिस्तान का क्लेम था, तो अब बाकी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। वो पाकिस्तान कब्जा लेके हिंदुस्तान का एरिया बैठा हुआ है। अब ये इंडिया के पास बॉल गेम है कि हिंदुस्तानी इलाके पे पाकिस्तानी फौज कैसे कब्जे किए हुए। जब तक कि इंडियन आर्मी पहुंचती तब तक वो बारामूला पहुंचे रहे और बारामूला में उन्होंने बेहिसाब लूट मार की, रेप्स की, मर्डर्स किए। ये ब्लैक डे सारे मुल्क के लिए भी है क्योंकि उस दिन जो ये, जैसे मैंने पहले कहा, ये जिहाद का किस्सा शुरू हुआ, उसकी कीमत आज तक हम अदा कर रहे हैं और ये कहना मुश्किल है कि कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। हज़ारों लोग मार दिए गए हैं, लाखों बच्चे यतीम हुए हैं और ये पाकिस्तान का लाया हुआ जिहाद है 47 का। तो यहाँ आपने देख लिया कि भारत ने उस समय बहुत ही ऐतिहासिक गलती की और ये भी हो सकता है कि क्योंकि भारत ने उस समय ऐतिहासिक गलती की थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, अपनी इस गलती को छुपाने के लिए उसके बाद नेहरू की सरकार ने और आने वाली और बाकी की कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इसे युद्ध का दर्जा नहीं दिया, कभी भी इस मुद्दे को उन्होंने आप तक आने नहीं दिया, क्योंकि इस मुद्दे के बारे में अगर पूरे देश को पता चल जाएगा तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि आधा कश्मीर हमने गंवाया कैसे। देश के लोग ये सवाल पूछने लगेंगे कि हमने आधा कश्मीर पाकिस्तान को थाली में सजाकर कैसे दे दिया, इसका जिम्मेदार कौन है। और आज इस घटना के इतने वर्ष बाद, 47 की यह घटना है, आज 2020 में हम ये पूछ रहे हैं कि आधा कश्मीर जो हमने गंवा दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आएगी। और आज कौन सी पार्टी ये कह सकती है कि इसमें हमारी गलती थी? किसी ना किसी की गलती तो थी। आधा कश्मीर हमने पाकिस्तान को दे दिया और उसके बाद लोगों को कुछ इस तरीके से किताबें पढ़ाई गई, इतिहास पढ़ाया गया कि लोगों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दिल से ऐसा लगता है जैसे स्वीकार कर लिया। हमने अपने मन में मान लिया कि अब ये कश्मीर जो है ये तो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया और ये कश्मीर हमें कभी भी मिलेगा नहीं। लेकिन आज हम जो बात लेकर आए हैं आपके सामने वो ये है कि वो कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, ना था, ना है और ना आगे होना चाहिए। हमें यानी भारत को उस कश्मीर को वापस लेने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए, इसकी मांग करनी चाहिए और ये जायज़ मांग है।
ये आधा कश्मीर हमारा नहीं है, पूरा की पूरा कश्मीर हमारा है। और पाकिस्तान ने दुष्प्रचार करके गलत नैरेटिव सेट किया और स्थिति ऐसी कर दी एक जमाने में कि भारत को कश्मीर के बारे में सफाई देनी पड़ती थी। आज भी बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत और भारत की सेना कश्मीर में अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। कश्मीर में जो अलगाववादी हैं वो कहते हैं कि भारत ने जबरदस्ती कब्जा किया है, जबकि कश्मीर पहले दिन से भारत का था। कब्जा किया है पाकिस्तान ने, हमला किया था पाकिस्तान ने। और जिस यूएन रेजोल्यूशन की बात होती है उसके बारे में शायद हमारे देश के लोगों को पता नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में गए, पाकिस्तान भी संयुक्त राष्ट्र में गया, वहां पर कश्मीर पर बातचीत हुई, तो कौन सी 3 शर्तें यूनाइटेड नेशंस ने रखी थी। पहली बात तो यह थी कि जहां जो स्थिति है वहीं पर सीज फायर किया जाए, युद्ध विराम वहीं होना चाहिए। और ये आप सोचिए, ये युद्ध विराम करके ही हमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जिस दिन हमने युद्ध विराम किया उस दिन दोनों सेनाओं की, दोनों देशों की जो स्थिति थी वहीं पर लकीर खिंच गई। हमारे पास जो था वो हमारा कश्मीर रह गया और मुजफ्फराबाद और उसके आगे का इलाका उनके पास चला गया। ये युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। यह युद्ध विराम उस दिन तक नहीं होना चाहिए था जब तक कि हम पूरा कश्मीर वापस ना ले लेते। इसलिए पहली बड़ी गलती युद्ध विराम के लिए राजी हो जाना, तैयार हो जाना, जबकि भारतीय सेना यह कह रही थी कि अगर हमें 10 दिन और मिल जाएं तो पूरा की पूरा कश्मीर हम पाकिस्तान से ले लेंगे। लेकिन भारत की सेना को यह समय नहीं दिया गया और हमें आधा कश्मीर छोड़ देना पड़ा। इसलिए युद्ध विराम करना सबसे बड़ी गलती थी। युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, दूसरी जो शर्त लगाई वो ये थी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में कि पाकिस्तान की सेना जहां से आई है वहां लौट जाए। लेकिन पाकिस्तान की सेना लौटी नहीं। और फिर यह कहा गया कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, और उसमें यह शर्त भी आई थी कि जब पाकिस्तान की सेना वहां से लौट जाएगी, जब पाकिस्तान कश्मीर में इंटरफेयर करना बंद कर देगा और वहां पर अपना जो भी वो दुष्प्रचार कर रहा है और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है, जब ये सारी कोशिशें बंद हो जाएंगी, सेना पाकिस्तान की वापस चली जाएगी, तब वहां पर जनमत संग्रह कराया जाए। ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा था। लेकिन आज भी लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं और पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन का ही दुष्प्रचार के जरिए इस्तेमाल करता रहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.